92 सीटों पर मंगलवार को मतदान खत्म हो गया। करीब 165 सीटों पर हुए मतदान में यह तय हो चुका है कि बिहार में सरकार अब बन सकती है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। इस पूरे चुनाव में बहुत से ऐसे छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो चुनाव में खड़े होकर बड़े बड़े राजनीतिक दलों का खेल बना सकते हैं और बिगाड़ देने का अपने अंदर मादा और दमखम रखते हैं। लेकिन बिहार की सियासत में हावी जातिगत राजनीति में सरकारी नौकरियों का दावा, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, आरक्षण, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास जैसे अहम मुद्दे मतदाताओं को कितने प्रभावित कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में वोट काटने वाली सियासत ने भी सभी दलों को चिंतित कर रखा है। एक तरफ मतदान के दिन यानी तीसरे चरण को लेकर के चुनाव प्रचार भी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सभी अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित किए जाने को लेकर धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो छोटे छोटे दल हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवार जो खड़े होते हैं चुनाव में, वो इतना तो तय है कि बड़े राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ते और बनाते हैं। आज इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। फराज अहमद साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अनिल चमड़िया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले अनिल जी, हम आपके पास आएंगे। आप इस पूरे, चूंकि 2 चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं, तकरीबन 165 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन सभी की चिंताएं इस बात को लेकर है कि जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो गए हैं वो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ते हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? भारत के संविधान में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, और जब हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर नागरिक का अपना धर्म है, जाति है, क्षेत्र है, भाषा है, लिंग है, सब सब मतदाताओं के पास अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी विशेषता है, उसका अपना अपना चरित्र है। और उसी आइन में ये बात कही गई है कि वोट देने के साथ साथ हर आदमी को, हर मतदाता को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, हर नागरिक को चुनाव भी लड़ने का, मतदाता को चुनाव लड़ने का भी अधिकार जी। तो ये बात कहना कि निर्दलीय वोट काटने के लिए खड़े होते हैं, ये कुछ हिस्से के लिए तो बात सही हो सकती है कि उनका अपना कुछ गुणा भाग होगा, कुछ अपने गणित होंगे, लेकिन बहुत सारे जो लोग चुनाव मैदान में उतरते हैं वो केवल इस नियत से नहीं उतरते हैं कि हमको किसी का वोट काटना है। वो जब भी चुनाव में उतरते हैं तो इस इरादे से कि हमको चुनाव जीतना है। अब अलग बात है कि इसमें बहुत सारे अब तरह की कोशिशें होती रहती हैं। जैसे मान लें कि कई बार ये देखा जाता है कि बड़े दल जो हैं, जो सत्ताधारी दल होते हैं खास तौर से, वे अपने फायदे के लिए कुछ लोगों को खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल, ये बात भी हम लोगों ने देखी है और महसूस की है, अक्सर होता भी है। हाँ चुनाव होता में भी इस है। चीज को देखा तो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, जो हम लोग बात करते हैं निर्दलीय, वो तो एक अलग सेगमेंट हो गया, और हमने उसमें अंकुश लगाने की भी तमाम कोशिशें की, लेकिन वो अंकुश जो लगाया गया है अभी तक, उसकी कम करने की, संख्या कम करने की जो कोशिश की गई है, और वो उसकी जो नॉमिनेशन फी है उसको बढ़ाकर, यानी तमाम जो उपाय तंत्र के द्वारा उपाय हो सकते हैं वो किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो जिस तरह से पैसे का बोलबाला है चुनाव में, उसमें अपने खर्चे पर किसी को उम्मीदवार बना देना भी अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है।
तो एक तो निर्दलीय का सेगमेंट है, और दूसरा सेगमेंट जो है, दूसरा जो हिस्सा है कि छोटे छोटे दल जिसको हम कहते हैं, वो दरअसल छोटा बड़ा दल क्या है, वो एक क्षेत्र विशेष में प्रभाव रखने वाले दल होते हैं, उसके नेता होते हैं। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो उनके क्षेत्र की, या फिर जिस आधार पे अपनी राजनीति को जो लोग अपने जिस आधार पे उन्होंने अपनी राजनीति को बिल्डअप किया है, खड़ा किया है, वैसे लोगों की आकांक्षा, वैसे लोगों की जरूरत, वैसे लोगों की उम्मीदों के वो प्रतीक होते हैं, और उनका हक बनता है और वो खड़े होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे डेमोक्रेसी को कोई नुकसान है, बल्कि डेमोक्रेसी इससे मजबूती होती है। और आज बिहार के चुनाव में भी अगर हम देख रहे हैं कि 4 मोर्चे हैं, 3 मोर्चे ही नहीं, 4 मोर्चे हैं, तो आप सोचिए कि जहां अकेले पार्टियां चुनाव लड़ती थी, अब वो मोर्चों को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो ये एक तरह से लोकतंत्र के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, इसको मैं अच्छा मानता हूं कि मोर्चा बनाकर अब चुनाव लड़ना पड़ रहा है। हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था वास्तव में मोर्चा ही है। हमने जो संविधान बनाया है मिलजुल कर, वो एक तरह से मोर्चा ही है कि तमाम धर्मों के, तमाम जातियों के, तमाम भाषाओं के, तमाम क्षेत्रों के, तमाम कल्चरल जो अभिव्यक्ति संस्कृति है उसके लोग सब मिलजुल के एक व्यवस्था बनाने और एक देश बनाने की का एक तरह से, यानी मतलब ये कि आपको इसमें कोई गलत चीज नजर नहीं आती, इस तरह से ये चीजें होती रहती हैं और ये संविधान के दायरे में भी हो रही हैं तमाम चीजें। क्योंकि हमारे साथ फराज साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। फराज साहब, अगर यही चीज हम आपसे समझना चाहें, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है जो मैं काफी हद तक तो अनिल जी से सहमत हूँ, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात जो उन्होंने कही, संविधान वाली, कि भाई हर एक को वोट देने का और हमारे संविधान में इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। वो इंडिपेंडेंट हो, वो छोटी पार्टी के बल पे हो, जैसे भी हो, लेकिन उनको। और अब आप देखिए कि शुरू के दिनों में जब नए शुरू में इलेक्शन हुए हैं, उसमें कितने सारे इंडिपेंडेंट जीतते थे। अब जहां तक छोटी पार्टी वाली बात है, तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई वी आर आफ्टर ऑल फेडरेशन, तो जब हम फेडरेशन है और फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसमें सबके एस्पिरेशंस को लेके चलना होता है। और इसलिए, मगर ये बात जो उन्होंने कही उससे को सहमति करते हुए मुझे आगे ये भी समझना है, जो जैसे जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कहीं कहीं पे छोटे दल जो, मतलब एक तो ये है जिन्होंने कहा कि भाई जो वहां के लोगों के एस्पिरेशंस के लिए को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो छोटे दल खड़े होते हैं, वो वहां बात सही है और उनको अधिकार भी है, और वो उनको हमें उनको कोई अधिकार नहीं है कि उनको उनके ऊपर पाबंदी लगाएं। मगर उसके साथ साथ ये फैक्टर है कि हाँ, उनको अगर खड़ा किया जाता है, क्योंकि पैसे और चीजों का, पैसे और मसल पावर के जरिए किसी तरीके से वोट काटने की राजनीति भी है, और ये राजनीति बड़ी इफेक्टिव है। जो नहीं, आप मानते हैं कि ये वोट काटने की राजनीति है? हाँ, मैं ये मानता हूं कि एक तरफ जो उनका अधिकार है, दूसरी तरफ एक बड़ी पार्टियों, खासतौर से इस वक्त भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी ओर से एक वोट काटने की राजनीति भी चल रही है, जिसके बारे में हमको समझना है, और जिसके का प्रचार प्रसार करके वो वोटर को ये समझाना है कि ऐसे ही राजनीति से सावधान रहें। और अगर ये पार्टियां इस पर्पस के लिए खड़ी हैं कि वोट काटें, तो उससे हमको सावधान रहने की आवश्यकता। ठीक है, हमारे साथ उपेंद्र जी भी मौजूद हैं, चूंकि वो बिहार से खुद आते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं अच्छी तरह से। उपेंद्र जी, यही सवाल, चूंकि हालांकि हमारे दोनों वक्ताओं का साफ तौर पे ये मानना है, चूंकि ये एक संवैधानिक लोगों को अधिकार मिला हुआ है, तो उसे छीना नहीं जा सकता है।
लेकिन ये भी तय है कि राजनीति में इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि बड़े जो राजनीतिक दल हैं, खास तौर से जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं, वो इस चीज का इस्तेमाल करती आई हैं और करती रहती हैं। आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, पहली बात है कि हमारे संविधान में पार्टियों का कोई जिक्र नहीं है। जी। जो पार्टी सिस्टम है वो संवैधानिक नहीं है, मतलब इसको आप असंवैधानिक भी नहीं कर सकते हैं, कि संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। संविधान में चर्चा है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और इंडिविजुअल को राइट मिला हुआ चुनाव लड़ने का। बाकी पार्टियां हैं जो अपने आप अस्तित्व में आ गई हैं, चाहे पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट वगैरह में होगा, स्टैट्यूट उसका बना हुआ, लेकिन संविधान में नहीं है। दूसरी बात है चुनाव लड़ने का, तो जो कुछ भी हो रहा है उसे हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा ही मान लें। ये पार्टी की ही बात नहीं है, बहुत लोकल बॉडी चुनाव में जहां पार्टी लिस्ट चुनाव होता है, जैसे बिहार में पार्टी लिस्ट चुनाव होता है, तो वहां भी क्या होता है, जो ज्यादा दबंग या ज्यादा पे की रिसोर्सफुल उम्मीदवार है, देखिए कोई अंजारवारी नाम का व्यक्ति हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, तो 4 अंजारवारी को और खड़ा कर देता है, बिल्कुल, ताकि मतदाता कंफ्यूज हो जाए। तो ये जो मतदाताओं को कंफ्यूज करना, उसका ये करना, ये भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हमें इसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें भी बहुत कोई गुंजाइश नहीं है। भाई अनिल चमड़िया जी ने जो कहा, उसे मैं एक कदम और आगे जाकर कहना चाहूंगा, ये स्वाभाविक रूप से इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये राजनीतिक प्रक्रिया है। इसी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया से होकर हमें गुजरना है, और इसी के तहत जो जीतेगा, जो ज्यादा वोट लाएगा, वो भी हमारे यहाँ सिस्टम जो है कि मान लिया अगर किसी को 20% वोट आया, लेकिन उसका जो नियरेस्ट उम्मीदवार उसको 19% वोट आया, तो 20% वाला जीत जाएगा। दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में एक ने लाया 51%, दूसरे ने लाया 49%। 49% वोट लाकर के भी हार जाता है, और ये 20% वोट लाकर भी जीत जाता है। ये सब कुछ एब्सर्डिटीज हैं हमारे डेमोक्रेसी की। लेकिन ये चुनाव लड़वाना, ये सब एब्सर्डिटी नहीं है, ये सब स्वाभाविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जो जीतने का जो तरीका होता है, जो इसको आपके वैलिड तरीका है, कोई इसमें इलीगल नहीं है। आप बोल रहे हैं कि ये अन्य क्या बोलते हैं, अनएथिकल है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें अनएथिकल नाम की भी कोई चीज नहीं है। बस ये चुनावी प्रक्रिया है, उसका एक हिस्सा। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति के जो चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, एक विश्लेषक के रूप में, एक लोकतांत्रिक व्यक्ति के रूप में। बाकी जो वोटर्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। नहीं तो कौन है जो ये जो बातें बार बार कही जाती हैं, हाँ, ये जो बातें बार बार कही जाती हैं कि ये वोट काटने के लिए खड़े हो गए हैं, तो क्या ये राजनीतिक दल या फिर ये बड़े जो नेता हैं इस चीज को समझते नहीं है? देखिए, नेता तो सब समझते हैं, असली है कि मतदाताओं को समझना है। वो ज्यादा से ज्यादा मतदाता है जो उनके विवेक पर आप छोड़ दीजिए। हो सकता है उनका निर्णय विवेकपूर्ण नहीं, अविवेकपूर्ण निर्णय हो, तो उनका विवेक पर भी छोड़ दीजिए। लेकिन किसी की निंदा करना कि वो वोट काट रहा है, क्यों नहीं काटेगा वोट? अगर उसकी इच्छा है कि हम किसी को हरा दें, जैसे कि आप उम्मीदवार बने हुए हैं, और मैं भी उम्मीदवार सिर्फ इसलिए बन गया क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि आप जीते, तो आपका वोट काटने के लिए मैं खड़ा हो गया। तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। सबको अधिकार है अपनी पसंद का उम्मीदवार को जिताने की, सबको अधिकार है अपनी नापसंद के उम्मीदवार को हराने की। किसी को हम हराना चाहता है, हराने के लिए हम खड़े हो गए हैं, वो भी हमारा अधिकार है। तो ये हमें लगता है कि इस तरह का जो विश्लेषण है वोट कटवा, इसकी शुरुआत समीक्षकों या आलोचकों ने नहीं की है। ये जो पॉलिटिकिंग होती है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या चुनाव लड़ने वाली पार्टियां, तो कोई भी जो नई पार्टी बनाता है उसको पुराने किसी पार्टी के बीच में किसी का एजेंट बना दिया, ये उसको कंडेम करने के लिए वो भी उनका एक अपना तरीका है। बाकी तो आप देखिए, वोटर को वर्गलाने के लिए वोटर को ये एक हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, बस यही एक कोशिश है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरी बात है कि जो पार्टी सिस्टम हमारा है वो भी तो फेल हो चुका है, तो इंडिपेंडेंस को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? भारत में इतने ज्यादा इंडिपेंडेंस खड़े हो रहे हैं, मान लिया कि 5 पार्टियां हैं, 5 पार्टियों को कहीं जगह नहीं मिल रही है, आप इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाइए। इंडिया में जाति व्यवस्था है। अनिल चमड़िया जी मोर्चे की बात बोल रहे हैं, मोर्चा कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपको डेमोक्रेसी को सफल होना है तो पार्टी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, दलीय राजनीति मजबूत होनी चाहिए। लेकिन अभी दलीय राजनीति है जो छिन्न भिन्न हो गई है। दलीय व्यवस्था को जाति व्यवस्था ने निगल लिया है, आप ये कह सकते हैं। तो ये दलीय व्यवस्था के पतन का परिणाम है कि आप बना रहे हैं, मोर्चा बना रहे हैं, इस जाति का मोर्चा, उस जाति का, 4 जातियां मिलकर के
वो पार्टी बना ली है और वो मोर्चेबंदी कर रहा है। कोई एक सांप्रदायिक मुस्लिम के नाम से बना लिया है, वो इस जाति से करेगा, उस जाति से करेगा, शेड्यूल कास्ट से करेगा, कोई कुशवाहा से करेगा। तो ये सब है जो कि दलीय व्यवस्था, हमारी जो दलीय व्यवस्था है उसकी विफलता है। उस विफलता को आप देखिए, समझिए। बिहार में 5-5 मोर्चे सब लड़ रहे चुनाव, मतलब कि क्या हो गया चुनाव। पहले तो एक दलीय व्यवस्था कोई चर्चा संविधान में नहीं है, दलीय व्यवस्था आई है वो खत्म हो रही है तो मोर्चेबंदी कर रहे हैं। मोर्चा व्यवस्था की राजनीति आप कहिए, ये तो एब्सर्डिटी है। लेकिन इसका कितना हमारी असर डेमोक्रेसी के लिए अनिल जी, एब्सर्डिटी को हमें स्वीकार करना चाहिए सम्मान के साथ। अनिल जी, इस तरह की सियासत का कितना असर देश की राजनीति पर, और जो विकास की बात होती है, जो हम एक सपना देखते हैं कि एक बेहतर भविष्य जो है जनता का बन सके, उस पर कितना असर इस तरह की पॉलिटिक्स का पड़ता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे भारतीय समाज में सब कुछ नया है। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। पहले तो हमने कोई इलेक्शन, चुनाव की जो पूरी पद्धति है, चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, कोई अपने यहाँ हम लोगों ने विकसित नहीं की है, अपने समाज को ध्यान में रख के विकसित नहीं की है। हम लोग, हमारा देश कॉपी करने वाला देश है, हर चीज की कॉपी हमने की है और अब उसी कॉपी को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बहुत सारी विकृतियां तो खुद ब खुद ही आएंगी। खुद ब खुद जितनी बुराइयां हम देखते हैं वो सब खुद इसके साथ इंटैक्ट है, इसके साथ लगी हुई है। मेरा ये कहना है कि जो अभी एग्जिस्टिंग है जो चीज, उसमें क्या है, उसमें मुख्य जो बात मैं अपनी तरह से एक व्यक्तिगत तौर पे देखता हूँ कि वैल्यू के स्तर पर क्या लोगों को ऐसी चुनाव और चुनाव प्रक्रिया से मिल रहा है। अब मान लीजिए कि ये जो हम जिसको बुराई कह लेते हैं, जिसको हम विकृति कह लेते हैं, लेकिन यदि हमारे भीतर राजनीति से जुड़ने की ये भावना पैदा कर रहा है ये इस तरह से, और हमारे भीतर लोकतंत्र की एक समझ विकसित कर रहा है, लोकतंत्र से एक रिश्ता बनाने की एक प्रक्रिया ये लगती है, तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई बुराई नहीं है। हम बहुत पीछे के समाज हैं, बहुत पीछे हैं। जो यहाँ से आदमी अमेरिका जाता है और इंग्लैंड जाता है, वो कहता है कि भारत अभी कितना पिछड़ा है, कितना लोकतंत्र के मामले में पिछड़ा है। हम भाई जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, अब मतलब हम तो अपनी एक भाषा, संवाद की भाषा तक नहीं विकसित कर पाए हैं। हम जो भाषा बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मोर्चा बोल रहे हैं, तो आप अपने तरीके से उसको ट्रांसलेट कीजिएगा, हम किस भावना से बोल रहे हैं वो अलग बात है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि राजनीति भी समाज में और राजनीति में इसका कोई निगेटिव असर नहीं पड़ रहा है, इसका पॉजिटिव ही असर पड़ेगा और पड़ रहा है। ठीक है फराज साहब, जिस तरह की बात यहाँ पर उन्होंने जो है साफ तौर पे अनिल चमड़िया जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीजें हैं इसका समाज पे किस तरह का असर पड़ता है, ये भी देखने की बात है। क्या आप किस तरह से सोचेंगे फिर? देखिए, मेरा ये मानना है कि समाज के जो के अंदर जो उछाल है, जो एस्पिरेशंस है, समाज जो चाहता है, समाज के विभिन्न सेक्शंस जो चाहते हैं, वो आफ्टर ऑल उनके एस्पिरेशंस को ही तो छोटी पार्टियां या छोटे दल या इंडिपेंडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी हद तक, वरना वो कैसे क्यों खड़े होंगे। अब मिसाल के तौर पे जातीय दल जैसे जिक्र उपेंद्र जी कर रहे थे, तो भाई वो उन जातियों को ऐसा महसूस होता है तो उनका रिप्रेजेंटेशन राजनीति में कमजोर है, उनकी बात नहीं पहुंच रही है। इसी कारण से तो आफ्टर ऑल वो एक ऐसी पार्टी खड़ी कर देते हैं कि जिसका जो खास तौर से उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करे और उनके एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करे। तो ये ऐसी प्रक्रिया है कि जिसको नेचुरली हमको उससे बहुत उसके बहुत खिलाफ नहीं है, उससे हमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, मगर उसके साथ साथ एक चीज है और वो सही बात है कि अगर बड़े दलों की ये कोशिश हो
और जबकि जो अक्सर अब दिखाई देती है कि वो इन छोटी पार्टियों को खासतौर से खड़ा इसलिए करें कि वो वोटर को कंफ्यूज कर रहे हों, तो हमारा सिर्फ इतना उन बड़े दलों का ही इतना वो होता है कि वो वोटर को अच्छी तरीके से जागरूक करें, उसको समझाएं कि भाई इनके चक्कर में ना होने से, इनके खड़े होने से आपका नुकसान है। लेकिन अगेन फिर भी ये समझने की बात है कि अक्सर ये होता है, आफ्टर ऑल जो छोटी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो अब अच्छा, इसी में चूंकि आपसे एक सवाल हम ये जानना चाहेंगे, जैसे ओवैसी है या फिर एलजेपी है, क्या चुनाव लड़ने का जो अधिकार है उस चीज को ये आजमा रहे हैं जाकर के, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना बनकर के एक तरह से वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो ये मानता हूं कि वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहता हूं कि आप उनके इस अधिकार को छीन नहीं सकते। बिल्कुल। उपेंद्र जी हम आपके पास अगर हम आपसे उपेंद्र जी अगर हम आपसे चीज को समझना चाहें, चूंकि आप अभी जो बात कह रहे थे आपने जाति की बात की है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपकी बात में थोड़ा सा विरोध या विरोधाभास थोड़ा सा नजर आता है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सबको लड़ने और हराने का, जीतने का पूरा अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जाति आधारित जो पार्टियां हैं वो एक तरह से कमजोर कर रही है। आखिर इस चीज को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा फिर? देखिए वही तो बात है, पार्टियों ने वो दलीय व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। क्योंकि दलीय व्यवस्था कमजोर हो गई है, इसलिए मोर्चाबंदी हो रही है। आप एक पार्टी, एक जाति की पार्टी बनाएंगे और एक जाति के बल पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 10 जाति की पार्टियां बन जाएगी, फिर 10 उसमें 5 जातियों की पार्टियां का एक मोर्चा होगा, 5 जातियों का मोर्चा दूसरी तरफ होगा। तो जो मोर्चे की जो राजनीति आ रही है, ये आप क्या कहिएगा? मैं बोल रहा हूँ कि दलीय व्यवस्था का पतन हो गया है। पहली बात यह है, दलीय व्यवस्था के पतन से नुकसान है या क्या है? दलीय व्यवस्था का नुकसान है ही, दलों का नुकसान। अब डेमोक्रेसी को भी उससे नुकसान होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी, स्वस्थ डेमोक्रेसी वह होती है जो कि मुद्दों पर आधारित, जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही हो मुद्दों का। लेकिन अब मुद्दे हैं जो गौण हो गए हैं, जातियां प्रमुख हो गई है। तो जब जातियां प्रमुख हो जाएगी, मुद्दे गौण हो जाएंगे, तो फिर जाति के आधार पर जो चुनाव जीतेंगे, फिर अपनी जाति के साथ मिलकर उसको प्रोमोट करके दूसरी जाति वाले को डिमोट करके, ये तो लोकतंत्र की कमजोरी है ही। इसी के तो शिकार हम लोग हो रहे हैं। जो भी विकास होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, आप एक तरफ लोकतांत्रिक समतावादी समाज की बात बोलते हैं, लोकतंत्र जो समतावाद को बढ़ावा दे रहा है। इस सारी चीजों को समझने के लिए अगर हम ये कहें कि इस समस्या से कैसे उभरा जाएगा, वो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अब धीरे धीरे उभर जाएगा। अनिल चमड़िया जी सही बोल रहे हैं, ये भी एक ट्रांजिशन का फेज है। हम अभी नेसेंट स्टेज में है। अभी हमारा लोकतंत्र है, युवा भी नहीं हुआ है। अभी ये शैशवावस्था में है, शिशु अवस्था में है। शिशु अवस्था में जो बच्चा होता है, चलने लगता है तो गिरता है, फिर उठता है, चलता है, उठता है, वही गिरने उठने का क्रम चल रहा है। धीरे धीरे जैसे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रौढ़ होगी, वयस्क होगी लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसके बाद है ठीक होगा। लेकिन हमें होपफुल रहना चाहिए, वो ठीक ही होगा। अभी ट्रांजिशन का फेज है। अभी पार्टियां हैं। फराज साहब, क्या आप भी मानते हैं कि इसे किस तरह से बेहतर किया जाना चाहिए? नहीं, मेरा ये मानना है, देखिए कि जो उपेंद्र जी कह रहे थे कि भाई दलीय व्यवस्था कमजोर हो रही है, मगर उसके साथ साथ एक बात ये समझने की है कि दलीय जो क्यों ये छोटी पार्टियां का मतलब रेलेवेंस इसलिए बन गया क्योंकि बहुत सी जातियां हैं, बहुत से सेक्शन हमारी सोसाइटी के हैं जो जिनको एहसास ये हो रहा है कि उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी बात नहीं पहुंच पा रही है। इसी कारण से तो आफ्टर ऑल ये छोटी पार्टियां उभर पाई हैं। अब मिसाल के तौर पे अभी आप देख लीजिए, वो जैसे ओवैसी की पार्टी ले लिए, लोक जनशक्ति पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद की। हाँ, तो अब लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो एक खास सेक्शन ऑफ दलित्स को रिप्रेजेंट करने, इसके आगे हम उनके ऊपर कोई पाबंदी लगाएं, कोई बैन लगाएं या कहें कि ये ऐसा नहीं हो,
मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। जो मुझे लगता है कि जैसे एक तो बात हम लोगों को इस बातचीत को दो हिस्से में देखना चाहिए। एक तो कि बिहार का जो चुनाव हो रहा है, बिहार में जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उनका एक विश्लेषण, एक अलग विषय है ये। और फिर दूसरा ये कि ये जो ट्रेंड है छोटी छोटी पार्टियों के उभरने का और उनके चुनाव लड़ने का, या निर्दलीय उम्मीदवारों के उभरने का, उनके लड़ने का, ये एक अलग तरह का विषय है। ये दो हिस्से में अगर हम बांट के इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि बहुत कॉन्क्रीट हम लोग बातचीत कर सकते हैं। और इस बारे में देखिए, मुझे जो लगता है कि अगर बिहार के चुनाव के संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं तो बिहार के संदर्भ में बात करते हुए हमको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि बिहार का चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब केवल संविधान का इस्तेमाल अपना वर्चस्व बनाने के लिए वो राजनीतिक शक्तियां कर रही हैं जो कि संविधान के पक्ष में ही नहीं थी। और संविधान के पक्ष में जब नहीं थी, केवल वो संविधान को इस्तेमाल करने की चीज मानते हैं, तो जाहिर है कि वो कोई लोकतांत्रिक मूल्य विकसित करने के लिए, एक डेमोक्रेसी को मजबूत करने के इरादे से तो काम नहीं करेंगी। तब वो डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए उम्मीदवार भी खड़े करेंगी, पार्टियों को भी खरीदेंगी। अब आप बताइए किस देश में, कहा किस लोकतंत्र में होता है कि सरकार बनाने के लिए आप चुने हुए जनप्रतिनिधियों से इस्तीफा दिला देते हैं। आज मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है। क्यों हो रहा है? अभी तो 6 महीने अभी 1.5 साल पहले तो वहां से चुनाव वो गरीब रहा, चुनाव से निकला है। और आपने क्या किया? आपने मार्च में ये किया, 6 महीने पहले आपने ये किया कि चुने हुई विधायकों से आपने इस्तीफा दिलवा दिया और उनको इस्तीफा दिलवा के और जो बहुमत अपना जाहिर करने के लिए आपने पूरे सदन की संख्या घटा दी। आप बताइए आप डेमोक्रेसी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो कुल मिला के मेरा ये कहना है, देखिए हम लोग बहुत ही उलझी हुई एक जटिल स्थिति में हम लोग खड़े हैं। और हम इस उलझी हुई स्थिति में खड़े हैं, उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये फार्मूला होगा जिससे कि हम इससे निकल सकते हैं। ये आखिरकार हमको वोटर की ही चेतना पर, वोटर की ही विवेक पर आपको छोड़ना पड़ेगा और उसी पर आपको निर्भर होना पड़ेगा कि भैया ऐसा है कि इस उलझन से हमको निकालना है, इस डेमोक्रेसी को निकालना है, तो वही करेगा। बिल्कुल। अब वो जाति के रास्ते से करेगा या किस रास्ते से करेगा, लेकिन एक बात जान लीजिए आप, जो जातिवादी लोग होंगे वो लंबे समय तक नहीं टिकेंगे, जो सांप्रदायिक लोग होंगे वो लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। ये बात आप जान लीजिए। और ये बात मेरा ये भारतीय समाज के बारे में ये मेरा गहरा विश्वास है। ठीक है, एक समय आता है जिसमें कि सांप्रदायिक जातिवादी लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये लंबा वो नहीं चल सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, उपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया, फराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने फ्रीडम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें इसके वीडियोस को। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि एक नॉन प्रॉफिट चैनल है, बेहतर और अच्छी पत्रकारिता के लिए आप अपना सहयोग दे सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। शुक्रिया।